नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उत्तराखंड विषय से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहा हूं और ये टॉपिक हमारे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित है, क्योंकि जो आप मुझसे लगातार जुड़े हैं तो आप समझ रहे होंगे कि किस क्रम से हम लगातार चल रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड इतिहास में आज जो हमारे पास पंवार राजवंश में शासक है वो राजा ललित शाह है, जो सन 1773 ईस्वी से सन 1780 ईस्वी तक हमारे पास गद्दी पर बैठते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, राजा ललित शाह से पहले जो पहले का वीडियो हमारा बना है वो प्रदीप शाह पर था, यानी कि ललित शाह के जो पिता थे प्रदीप शाह, उन पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। और थोड़ा सा ललित शाह को गद्दी पर बैठाने से पहले हमें एक बार पीछे की फ्रेमिंग जरूर करना पड़ेगी, ताकि आप लोग उसे समझ पाए कि हाँ, एंडिंग प्रदीप शाह का इस प्रकार से हुआ था और फिर ललित शाह को गद्दी पर बैठाया गया होगा। दोस्तों, अगर ललित शाह की बात करें, अगर प्रदीप शाह की हम लोग बात करें तो हमने देखा था कि प्रदीप शाह एक ऐसा शासक था जो बहुत ही कम उम्र में, यानी कि 7 वर्ष की उम्र में ये पंवार राजवंश की गद्दी पर बैठे थे। और इनका जो टाइम पीरियड था ये भी बहुत ही लंबा टाइम पीरियड था, सन 1700 लगभग 17 से 73, यानी कि पंवार राजवंश में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला जो शासक था राजा प्रदीप शाह था। यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक शासनकाल किसका रहा, तो प्रदीप शाह का रहा। यहां पर कम शासनकाल आपको याद नहीं करना है, लेकिन जो सर्वाधिक है उसे याद जरूर रखना है कि कौन सर्वाधिक लंबे समय तक बना रहा। इसके अलावा दोस्तों, ये भी 7 वर्ष की आयु में लगभग ऐसा माना जाता है कि ये 7 वर्ष की आयु के थे तब गद्दी पर बैठे थे। परंतु इनसे पहले ही पंवार राजवंश का सबसे युवा पहला शासक गद्दी पर हम लोग देख चुके थे, वो पृथ्वीपति शाह थे। वो भी 7 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे और संरक्षिका उनकी बनी थी कर्णावती, और कर्णावती से ही संरक्षिका का पद भी चला था। ये याद रखिएगा कि संरक्षिका का पद कहां से शुरू होता है और कौन राजा इसको समाप्त कर देगा कि हटाओ इस संरक्षिका के पद को, तो ये कर्णावती के समय से चल रहा है। और यहां पर जब प्रदीप शाह को पड़ा तो 7 वर्ष के थे, तो इनकी माता भी यानी कि जिया कनकदेई वो इनकी संरक्षिका बनी थी। दोस्तों, अगर प्रदीप शाह के लास्ट टाइम की बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि इनके समय जो है पंवार राजवंश में, चंद राजवंश में यहां पर मैत्री पूर्वक संबंध चल रहे थे इनका जो यहां पर समकालीन शासक था, हमने लास्ट टाइम देखा था, यानी कि पंवार राजवंश में फोर्थ थे यहां पर पंवार राजवंश में, तो उनके साथ इनके संबंध बड़े अच्छे दिखाई दिए लास्ट टाइम में। और उसी संबंध में हमने ये भी जाना कि जब यहां पर आक्रमण हुआ था दोस्तों कटेहरों का, और ये आक्रमण था लगभग सन 1743-44 का। इस आक्रमण में यहां पर बुरी तरह से पराजित हो रहा था चंद शासक, क्योंकि दोस्तों ये वो टाइम पीरियड है जब चंद राजवंश बिल्कुल अपने पतन की ओर जा रहा है। लगातार यहीं पर दरबार में षड्यंत्र हो रहे हैं और कमजोर होता जा रहा है चंद राजवंश। ऐसे में हमने देखा प्रदीप शाह ने सहायता की, और उस सहायता में दोनों लड़े थे एक साथ, अर्थात प्रदीप शाह वो पहला पंवार शासक जो पहली बार यानी कि चंद राजवंश की तरफ से लड़ेंगे किसी अन्य राजा से, तो ऐसा पहली बार देखने को मिला। लेकिन कटेहर राजा ने बुरी तरह से पराजित किया प्रदीप शाह और चंद राजा की सेना को। इस दौरान कल्याण चतुर्थ यहां पर गद्दी पर बैठे हैं, तो फिर दोस्तों जो संधि होती है उसमें 3 लाख रुपए मांगे गए और वो 3 लाख रुपए दिए थे प्रदीप शाह ने। बाद में यहीं से प्रदीप शाह के समय यहां पर आक्रमण देखने को मिला कटेहरों का, और यह आक्रमण लगभग दोस्तों सन 1757 ईस्वी के आसपास माना गया। इस दौरान यहां पर जो है बुरी तरह से लूट कर ले जाता है ये देहरादून क्षेत्र को, और हमने जाना था कि प्रदीप शाह ने फिर यहां पर जो है इस दौरान अपनी जो राजधानी थी नवादा में, जिसे रानी कर्णावती ने स्थापित किया था, उसे जो है धामूवाला ये लेकर चले गए थे। ये कुछ मैं प्रदीप शाह की स्टोरी आपको बता रहा हूं, और एंडिंग भी इनका फिर हो गया था। उसके बाद दोस्तों इतने लंबे समय के बाद जब प्रदीप शाह बूढ़े हो गए होंगे, मृत्यु हो गई होगी, तो उसी के बाद इनका जो पुत्र है यानी कि राजा ललित शाह, इन्होंने गद्दी संभाली, यानी 1773 से 1780। बहुत ही कम समय का टाइम पीरियड है दोस्तों इनका ललित शाह का। ललित शाह की मृत्यु थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है पंवार राजवंश में। कुछ राजा ऐसे हैं जिनकी मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और उनसे प्रश्न भी पूछा जाता है। ये पंवार राजवंश में पहले ऐसे शासक देखने को मिलेंगे जिनकी मृत्यु दोस्तों मलेरिया नामक रोग से हो जाती है। वो जानेंगे कि आखिर में ऐसा क्या होता है, क्योंकि एक युद्ध के दौरान बहुत ही व्यस्त रहे, तो उस क्षेत्र में जो है इन्हें मलेरिया हो गया और फिर मलेरिया से इनका देहांत भी हो गया। लेकिन इससे पहले राजा ललित शाह के बारे में हम लोग
शुरुआत करते हैं कि आखिर में किन परिस्थितियों में गद्दी पर बैठे और किस प्रकार से इनका वैवाहिक जीवन था। इनका थोड़ा सा दोस्तों वैवाहिक जीवन भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के वैवाहिक जीवन से आगे जो उथल पुथल का दौर देखने को मिलेगा वो जुड़ा है इनके वैवाहिक जीवन से। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक ललित शाह को। दोस्तों ललित शाह के अगर पिता की बात करें तो ये तो आप समझ ही गए हैं, मैंने चर्चा कर दी है, यानी कि प्रदीप शाह इनके पिता है। कौन है? प्रदीप शाह। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा आपको समझना है इनकी वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन पर अगर प्रकाश डाले तो दोस्तों इन्होंने 2 विवाह किए थे। कितने विवाह थे? यानी कि 2 विवाह। और ये जो 2 विवाह है इनके, ये आपको समझना है। पहला जो विवाह था दोस्तों ये था महारानी डोडियाली से। महारानी डोडियाली। और दूसरा जो विवाह था इनका ये था महारानी क्यूंटली देई से। क्यूंटली, ये विवाह था महारानी क्यूंटली से। अब यहां पर आपको समझना है कि जो महारानी डोडियाली जी हैं इनसे 2 पुत्र यानी कि 2 संतानें प्राप्त हुई थी। और ये 2 संतानें कौन सी थी? तो आप याद रखेंगे प्रद्युमन शाह, जो आगे राजा भी बनते हैं, और दूसरे थे पराक्रम शाह। ये तो महारानी डोडियाली के थे, प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह। इसके अलावा दोस्तों जो महारानी क्यूंटली है इनके भी 2 पुत्र थे। कौन कौन से थे? तो पहला तो जयकृत शाह थे और दूसरे थे प्रीतम शाह। प्रीतम शाह। इस प्रकार से हमारे पास ललित शाह का वैवाहिक जीवन देखने को मिलता है, यानी कि 2 विवाह किए थे। पहला विवाह एक तो महारानी क्यूंटली से था और दूसरा महारानी डोडियाली। इनमें दोस्तों जो बड़ी रानी थी वो महारानी क्यूंटली देवी थी और ये इनकी छोटी रानी थी। ऐसे में इनका जो सबसे बड़ा पुत्र था वो दोस्तों जयकृत शाह। ऐसे में ललित शाह के बाद अगर कोई गद्दी पर बैठता तो वो अधिकार था जयकृत शाह का। और बाकी जो प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह, आपको पता ही है कि गढ़वाल राज्य में या फिर पंवार राजवंश में ये प्रथा पहले से चली आ रही है कि जो भी राजा का पुत्र बड़ा है वो ही गद्दी का अधिकार भी देखने को मिल रहा है लगातार। ऐसे में दोस्तों जब ये सिचुएशन आती है तो कहा जाता है कि अब जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये जो रानी थी यानी कि डोडियाली जी, इनके लिए कहा जाता है कि लगातार जो है ललित शाह को परेशान क्या करती थी, क्योंकि इन्हें पता था कि आगे गद्दी पर कौन बैठेंगे, जयकृत शाह बैठेंगे, जाहिर सी बात है। ऐसे में ये लगातार ललित शाह से कहा करती थी कि जो मेरा बेटा है प्रद्युमन शाह या फिर जो मेरे 2 बेटे हैं इनके लिए भी आप कोई राज्य जीते और वहां का इनको भी राजा बनाए। तो ऐसी कुछ कहानियां बताई जाती है कि लगातार ललित शाह के ऊपर इस प्रकार से प्रेशर डाला जाता है और कहा जाता है, ये रोजाना कहती होगी कि भाई मेरे बेटों के लिए कोई राज्य जीत लो, वहां का उनको राजा बना दो, वरना इतने होनार, ये प्रद्युमन शाह बचपन से इन्हें होनार माना जाता था, साहसी बालक था। ऐसे में जब लगातार ये चीजें होती गई तो फिर दोस्तों मजबूरन होकर फिर कहा जाता है कि ललित शाह को सिरमौर राज्य पर आक्रमण करना पड़ा था और उस आक्रमण में ललित शाह को बुरी तरह से पराजय भी झेलनी पड़ी थी। तो ये इस तरह से इसे आगे जानेंगे आखिर में किस प्रकार से जो सिरमौर का आक्रमण रहेगा और किस प्रकार से पराजित होंगे, कब आक्रमण किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। अब थोड़ा सा यहां पर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर में इनके समकालीन शासक कौन थे, यानी कि ललित शाह के जो समकालीन शासक हैं वो हमारे पास कौन कौन देखने को मिलते हैं। समकालीन शासक, अगर हम लोग दोस्तों समकालीन शासक की बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग चंद शासक की बात करेंगे कि चंद राजा कौन है इनके समकालीन इस समय, और दूसरी चर्चा होगी यहां पर यानी कि सिरमौर शासक की कि सिरमौर का इस समय राजा कौन है। अगर चंद राजा की बात करें दोस्तों
तो इस समय चंद शासक हमारे पास दिखाई देगा दीपचंद, यानी कि इस दौरान गद्दी पर दीपचंद थे। और दीपचंद को गद्दी पर हटाकर इसके बाद इन्हीं के समकालीन एक और दिखाई देंगे, यानी कि मोहन सिंह जी। तो ये तो चंद राजवंश के देखने को मिलेंगे। दूसरा, अगर सिरमौर शासक की बात करें तो इस समय सिरमौर गद्दी पर किरत प्रकाश, ये सिरमौर का एक महान शासक था दोस्तों, किरत प्रकाश जी। तो इस समय किरत प्रकाश यानी कि सिरमौर राज्य की गद्दी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इनके समकालीन शासक है। अगर यहीं पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें कि आखिर में इनके साथ संबंध कैसे देखने को मिलेंगे, तो ये दोस्तों हम लोग यहाँ पर इनके युद्धों में इनकी चर्चा करेंगे कि आखिर में किस प्रकार से इनके साथ संबंध देखने को मिल रहे हैं। तो आइए चलिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं ललित शाह के युद्धों के बारे में, यानी कि ललित शाह के द्वारा लड़े गए युद्ध। युद्ध में दोस्तों सबसे पहला युद्ध इनका जो जाना जाता है वो हमारे पास सिरमौर आक्रमण है सबसे पहला, क्योंकि हमने इससे पहला पढ़ा था कि जो इनकी पत्नी थी वो लगातार इनको फोर्स कर रही थी रानी कि भाई इनके लिए भी आप मेरे पुत्रों के लिए कोई राज्य जीतिए। तो संभव तो कहा जाता है कि इसी को देखते हुए इन्होंने नजदीक में यानी कि सिरमौर राज्य पर आक्रमण किया था, सिरमौर पर आक्रमण। और ये जो सिरमौर का आक्रमण है इसकी दो तिथियां मिलती हैं, एक तो लगभग 70-75 के आसपास और दूसरी मिलती है 70-79 के आसपास कि संभव तो इन तिथियों में। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि क्योंकि जब ये गद्दी पर बैठे होंगे लगभग 70-73 में, तो उसी दौरान यहाँ पर लगातार इनकी जो पत्नी है वो लगातार प्रेशर डाल रहे हो कि भाई हमारे लिए जीतो, तो 2 साल बाद इन्होंने आक्रमण किया होगा। परंतु कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि ये 79 का आक्रमण था। जो भी है, ये सिरमौर राज्य पर इनका आक्रमण किया गया था और इस आक्रमण में दोस्तों ये बुरी तरह से पराजित भी हुआ था। यहां तक कि कुछ इतिहासकार जो सिरमौर राज्य में अगर आप देखें तो सिरमौर राज्य के इतिहास से इस प्रकार की भी जानकारी मिलती है कि संभव तो इसी दौरान लगभग इस आक्रमण के पश्चात जब ये वापस जा रहे थे तो इनकी मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन ऐसा गलत है क्योंकि इनकी मृत्यु जाके 1780 के आसपास देखने को मिलेगी। तो पहला युद्ध तो सिरमौर राज्य पर करते हैं और इस युद्ध में दोस्तों ये बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, अब यहां पर कुछ सिचुएशन इस प्रकार से बनती है कि जो देहरादून वाला क्षेत्र है इस समय दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लगातार जो ये नीचे वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है यहां से लगातार आक्रमण होते हैं और ये आक्रमण सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट के उद्देश्य से होते हैं, जिनमें सिख वाले लोग वो भी आक्रमण करके आते हैं चले जाते हैं, गुज्जर लोग जाट लोग ये आते हैं आक्रमण करके चले जाते हैं। कुछ मराठों का भी इधर अधिकार था तो मराठों ने भी लूट खसोट के लिए देहरादून क्षेत्र को लूटा था। तो ऐसे हमारे पास कुछ आक्रमण इन्हीं के टाइम पीरियड पर देखने को मिलते हैं, यानी कि राजा ललित शाह के समय। तो थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं यानी कि कौन कौन से आक्रमण। पहला तो दोस्तों एक आक्रमण इनके समय होता है मुगल बख्शी जावेद खान का। ये जो मुगल बख्शी जावेद खान जी थे इन्होंने लगभग 1775 के आसपास उल्लेख मिलता है कि इन्होंने देहरादून पर आक्रमण किया और देहरादून को लूट कर ये लेकर चले गया था। यानी कि 70-75 के आसपास मुगल बख्शी जावेद खान का आक्रमण भी ललित शाह के समय हुआ और देहरादून को लूट कर ये भी चले गया। इसके बाद यही नहीं, जब ये लूट कर चले गया तो इसी दौरान दोस्तों प्रसिद्ध है दून की सिख लूट। यानी कि अब देहरादून पर ये जो सरदार लोग थे सिख थे इन्होंने आक्रमण किया। कहा जाता है कि इनके 2 आक्रमण हुए और ये जो 2 आक्रमण थे एक तो 1775 का रहा और फिर दोबारा इन्होंने 1778 में फिर से आक्रमण किया और दोस्तों 2 बार देहरादून को ये भी लूट कर चले गए। यानी कि पहला बख्शी जावेद खान के इसने लूट कर ले गया, दूसरा बार 2 बार फिर इन्होंने सिखों ने किए, 75 में भी 78 में भी ये भी दून को लूट कर ले गए। यानी कि देहरादून में लगातार एक के बाद एक अब नीचे से जो भी छोटी मोटी जातियां हैं आक्रमण कर रही है और आक्रमण करके लेकर चले जा रहे। यही नहीं दोस्तों, अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर यानी कि रुड़की। ये भी आप याद रखेंगे, रुड़की के जो गुज्जर थे और इसके अलावा राजपूतों ने इन्होंने भी दोस्तों उल्लेख मिलता है कि देहरादून पर लगभग इसी दौरान 75 से 78 के दौरान आक्रमण किए रुड़की के गुज्जर और राजपूतों ने और देहरादून को लूट कर ले गए। साथ ही साथ उल्लेख मिलता है कि लगभग 1803 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र में
या इस 1803 ईस्वी से पहले इनके टाइम पीरियड तक यहाँ पर मराठों के द्वारा भी दोस्तों देहरादून की लूट की गई। ये कुछ ऐसे छोटी मोटी लूटें हैं इस समय जब लगातार ललित शाह के दौरान ये लूट देखने को मिल रही थी। तो जो भी है, कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो मैंने महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई हैं। अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात आती है ये आती है कुमाऊं और गढ़वाल के बारे में। ये थोड़ा सा हमको समझना है कि भाई कुमाऊं में क्या सिचुएशन चल रही है इस समय। भाई गढ़वाल में तो बहुत अच्छी सिचुएशन है, लगातार एक के बाद एक राजाओं ने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है और आसपास अब इतने बड़े शासक भी नहीं है कि जो लगातार युद्ध करते रहे। परंतु कुमाऊं में इस समय क्या चल रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। और फिर यहीं पर जो ललित शाह और कुमाऊं के बीच जो एक अलग सिचुएशन देखने को मिलेगी पहली बार इतिहास में, तो उसको हमने थोड़ा सा समझना है। तो आइए चलिए अब हम लोग समझते हैं, यानी कि ललित शाह के संबंध चंद राजवंशों के साथ या फिर ललित शाह के समय चंदों की स्थिति पर चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा चंद स्थिति पर चर्चा की जाए। चंद राजवंश की दोस्तों अगर इस समय स्थिति पर चर्चा की जाए तो चंदों का राजा इस समय कौन है गद्दी पर, यानी कि दीपचंद है। और ये दोस्तों दीपचंद सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का क्या है, कठपुतली है। बाकी यहां पर जो है पूरी की पूरी इनके दरबार में अराजकता की स्थिति फैली हुई। चंद राजवंश में इतनी ज्यादा अराजकता की स्थिति इस समय फैली है, जब मैं आपको चंद राजवंश पढ़ाऊंगा इस दौरान तो आप सिचुएशन समझ जाएंगे। इनसे पहले से लगातार एक के बाद एक जो है आंतरिक जो है कलश चल रहे हैं इनके राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए। अब बाहर से जो इनके मंत्रिमंडलों में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी नजरें भी चंद राजवंश की गद्दी पर है। ऐसे में सिचुएशन बहुत बेकार हो गई है चंद राजवंश में। और यहीं पर दोस्तों चंद राजवंश के समय एक इनका जो प्रशासनिक अधिकारी दिखाई देता है, यानी कि मोहन सिंह जी। ये मोहन सिंह थोड़ा सा साहसी था उनमें, और इसी मोहन सिंह ने सीधी जो है दावेदारी पेश कर दी चंद राजवंश की गद्दी के लिए। हालांकि इस समय स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रजा सिर्फ और सिर्फ किसे स्वीकार करती है, जो वारिस चला आ रहा है। ऐसे में ये बाह्य व्यक्ति हैं तो इसे स्वीकार करना तो मुश्किल था, लेकिन फिर भी चुनौती देने के बाद ये यहां पर पहुंचता है और दोस्तों दीपचंद को गद्दी से हटाने पर भी सफल हो जाता है। कहा जाता है कि इस समय जब ये लगातार इस जगह पर षड्यंत्र चल रहा था, यहीं पर मोहन सिंह भी है और यहीं पर आप लोग जानते हैं हर्षदेव जोशी भी है, जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है। अब हर्षदेव जोशी स्वयं चाह रहा होगा कि भाई मुझे गद्दी मिल जाती, लेकिन मोहन सिंह ज्यादा शक्तिशाली है तो ये गद्दी आसानी से प्राप्त कर लेगा। तो इसी चक्कर में आपस में लगातार लड़ रहे हैं गद्दी प्राप्त करने के लिए, और इसमें मोहन सिंह सफल भी हो गया और इसने दोस्तों सन 1777 ईस्वी में दीपचंद को गद्दी से हटाकर स्वयं चंद राजवंश में यानी कि मोहन चंद के नाम से गद्दी पर बैठ गई है। तो वहां पर तो सिचुएशन बड़ी बुरी चल रही है। अब जब सिचुएशन इतनी बेकार चल रही है और गढ़वाल में आराम से बैठे हैं ललित शाह जी, तो यहां से इस सिचुएशन का लाभ उठाना चाह रहा है हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी ने सोचा कि भाई मैं तो किसी भी हालत में मोहन सिंह को हटा नहीं सकता हूं, ना बगावत कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास एक चारा है कि जो पड़ोस में एक राज्य है यानी कि गढ़वाल राज्य, मैं क्या कर सकता हूं कि गढ़वाल राज्य को निमंत्रण दे देता हूं और कहता हूं कि भाई आइए, यहां पर जो है अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, आराम से आइए, आक्रमण कीजिए, चंद राजवंश को लूटिए। तो संभव तो कहा जाता है कि हर्षदेव जोशी का जो प्लान था कि यहां से गढ़वाल राजवंश का आक्रमण होगा, मोहनचंद पराजित होगा, मोहनचंद को भगा दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मार दिया जाएगा और फिर यहाँ की गद्दी जो है मुझे सौंप दी जाएगी। ऐसा कुछ प्लान रहा होगा हर्षदेव जोशी जी का। जो भी था प्लान सफल भी हुआ हर्षदेव जोशी का, क्योंकि इन्होंने जो पत्र भेजा उस पत्र के आधार पर कहा जाता है कि यहां से तैयार हो गए हमारे कौन, यानी कि ललित शाह जी। ललित शाह ने कहा कि बिल्कुल हम भी आक्रमण करेंगे अगर ऐसा मौका मिला है, क्योंकि ललित शाह के पास तो वैसे भी समस्या उत्पन्न है। भाई लगातार प्रेशर डाल रही इनकी वाइफ कि भाई हमारे पुत्रों के लिए, क्योंकि दो वाइफ है तो दो वाइफें हो रखी हैं, तो इसने सोचा भाई ये बढ़िया मौका है, आक्रमण करके एक राज्य हो जाएगा, वहां पर अपना एक फैमिली को सेटल कर देंगे, एक यहाँ पर चल रही, तो बढ़िया मौका हो गया इसके लिए भी। अब हुआ क्या कि ललित शाह ने तुरंत जो है लगभग सन 1779 में अपनी सेना को तैयार कर दिया और दोस्तों सीधी कूच कर दिया यानी कि चंद राजवंश की ओर।
और इसी को जो ये युद्ध हुआ यानी कि चंद सेना या हम लोग कह सकते हैं मोहन सिंह के बीच और फिर ललित शाह के बीच, इसी युद्ध को दोस्तों यानी कि इतिहास में जाना जाता है बगाली पोखर के युद्ध के नाम से। आइए फिर चर्चा करते हैं इस बगाली पोखर के युद्ध के बारे में कि आखिर में जो ये बगाली पोखर का युद्ध लड़ा गया 1779 का, इसमें क्या हुआ दोस्तों। बगाली पोखर का युद्ध बगाली पोखर का युद्ध 1779 में लड़ा गया। और अगर प्रश्न बने कि किनके बीच हुआ तो सिंपल सी बात, पवार राजवंश और चंद राजवंश के बीच लड़ा गया। लेकिन शासक कौन थे तो भाई शासक एक तो ललित शाह है और दूसरा चंदों की तरफ से है हमारे मोहन सिंह जी। तो मोहन सिंह और ललित शाह के बीच युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में दोस्तों बुरी तरह से मोहन सिंह पराजित हो जाता है और भागने पर मजबूर हो जाता है, यानी कि चंद राजवंश की गद्दी छोड़कर ये भाग जाता है। ऐसे में अब देखिए क्या हो जाता है, अब यहां पर आप समझिए, अब इसकी सिचुएशन जो थी ललित शाह की वो सॉल्व होने वाली थी। कहने का मतलब है कि ये जो चंद राजवंश है यहां पर कुमाऊं है, ये इस समय गद्दी हो गई खाली, क्योंकि मोहन सिंह जी भाग गए हैं और इस युद्ध को जीत लिया है। और संभव तो कहा जाता है कि इस युद्ध में साथ में थे ललित शाह के कौन, प्रद्युमन शाह भी। दोस्तों प्रद्युमन शाह भी इस युद्ध में लड़े थे। अब जब ये जीत ली गद्दी चंद राजवंश की, तो ऐसे में दोस्तों कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार तो ये भी लिखते हैं कि ललित शाह को या फिर उत्तराखंड की दोनों जो गद्दियां थी कुमाऊं की और यहाँ की, जो डुबाने का श्रेय जाता है वो ललित शाह को जाता है, क्योंकि एक पैर वहां पर रख दिया है, एक पैर इधर रख दिया है। ऐसे में दोनों जगह पर स्थितियों को खराब कर दिया था ललित शाह ने, क्योंकि वहां पर भी अपनी गद्दी बैठा दी, यहाँ पर भी। तो इससे पंवार राजवंश में भी कलह उत्पन्न हो गए, कलश उत्पन्न हो गए और चंद राजवंश में तो ऑलरेडी ये सिस्टम चल रहा था। तो दोनों की दोनों राजशाही इसके बाद जो है बिल्कुल धाराशाही की कगार पर चली जाती है, ऐसा कुछ इतिहासकार लिखते हैं। लेकिन दोस्तों हमको क्या समझना है, हमें तो ये समझना है कि भाई चंद राजवंश की गद्दी खाली हो गई। ऐसे में यहाँ पर कहा जाता है कि बढ़िया मौका था ललित शाह के पास कि भाई अब बढ़िया हो गया, एक फैमिली को इधर सेटल कर देते। तो जो प्रद्युमन शाह थे, प्रद्युमन शाह को दोस्तों इन्होंने यहाँ का शासक घोषित कर दिया। और किस नाम से, प्रद्युमन चंद के नाम से ये गद्दी पर बैठ गया और पुत्र किसका बना, यानी कि दीपचंद का पुत्र बनकर इसने शपथ ली और फिर चंद राजवंश की गद्दी पर बैठा। क्योंकि ऐसा करना इसलिए था क्योंकि प्रजा यहाँ की वरना स्वीकार नहीं करती। भाई गढ़वाल के राजवंश कहाँ पर आ गए तो प्रजा स्वीकार नहीं करती। ऐसे में जब चंद नाम से ये गद्दी पर बैठे तो प्रजा ने भी स्वीकार कर लिया होगा इनको। तो इस तरह से राजा ललित शाह ने प्रद्युमन चंद शाह को प्रद्युमन चंद नाम से गद्दी पर बैठा दिया। कहाँ पर, इन्होंने बैठा दिया चंद राजवंश की गद्दी पर और यहां पर बांध दिया इनके ऊपर टैक्स कि भाई अब जो है आप पंवार राजवंश को यानी कि यहां पर गढ़वाल के लिए टैक्स दोगे। अब इस समय दोस्तों जब ये वापस यहां से कहा जाता है कि जब यहां से वापस लौट रहे थे तो दुलाड़ी नामक स्थान पर दोस्तों, दुलाड़ी एक जगह है, वहां पर इन्हें मलेरिया नामक रोग से दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि अधिक धूप के कारण इस युद्ध में तप गए होंगे, ऐसे में जो है बीमार पड़ गए और फिर मलेरिया से इनका वापसी आते आते सन 1780 में देहांत हो गया। तो इस प्रकार से राजा ललित शाह सन 1780 में दोस्तों इनका देहांत हो गया। और इसी समय अब ये राजा तो बन गए यहाँ के और गढ़वाल में अब यहाँ का राजा घोषित किया गया, यानी कि इनके जो बड़े भाई थे जयकृत शाह को। तो गढ़वाल का राजा तो जयकृत शाह बन गया और कुमाऊं का राजा प्रद्युमन चंद बन गया। दोनों भाई दोनों जगह पर अब राजशाही गद्दी करेंगे। अर्थात तो उत्तराखंड के इतिहास में अब ये पहली बार ऐसा होगा कि जब पंवार राजवंश का कोई शासक चंद राजवंश की गद्दी पर भी बैठेगा। यानी कि पहली बार ऐसी घटना हो रही है कि कोई चंद शासक कोई पंवार शासक चंद राजवंश की गद्दी पर बैठेगा, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब पूरे उत्तराखंड में यानी कि गढ़वाल में भी कुमाऊं में भी पंवार राजवंश होगा, भले ही वहां पर वो चंद राजवंश चंद नाम से गद्दी पर बैठे हैं। तो ऐसी सिचुएशन इस समय हो जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जब ये सिचुएशन बनती है, ललित शाह की जब मृत्यु हो जाती है,
तो कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि भाई अब इसके बाद क्या होता है कि प्रद्युम्न शाह जो है ललित शाह की मृत्यु के बाद टैक्स देना बंद कर देता है। तो फिर यहाँ पर जो है जयकृत शाह के दरबार में लगातार षड्यंत्र होते हैं कि भाई वो टैक्स नहीं दे रहा, उसके खिलाफ आक्रमण करो, लेटर भेजो, ये भेजो। लेकिन कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि यहाँ पर ये षड्यंत्र चल रहे थे। अब दूसरा जो दरबार में षड्यंत्र चलने लगे कि भाई यहाँ से टैक्स क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ के जो दरबारी थे वो जयकृत शाह को लगातार ये कान भरने लगे कि जो कुमाऊं की जो गद्दी है वो आपके पिता ने जीती है, ऐसे में आप वहां से टैक्स लीजिए प्रद्युम्न चंद से। तो इस तरह से लगातार जयकृत शाह के कान भी भरते चले गए और दोस्तों यहीं पर धीरे धीरे अब पवार राजवंश में भी षड्यंत्र होता चले गया और ये षड्यंत्र इस हद तक बढ़ गया है कि अब यहाँ पर पवार राजवंश में भी जो मंत्रीगण हैं वो गद्दी की लालसा रख रहे हैं, यानी कि जयकृत शाह को हटाकर गद्दी को प्राप्त करना चाहते हैं पवार राजवंश। तो ये लगातार दोस्तों षड्यंत्र इस प्रकार से यहां पर चल रहे हैं और इधर हमारे पास कौन बैठ गए, यानी कि गद्दी पर बैठ गए हैं प्रद्युम्न चंद, दोनों भाई बैठे। अब यहां पर आपको पता है कि गद्दी किसे चाहिए थी, हर्षदेव जोशी को चाहिए थी। तो हर्षदेव जोशी ने देखा ये तो मामला गड़बड़ हो गया, भाई पहले मैंने क्या सोचा था कि ललित शाह आएंगे, मोहनचंद को पराजित करेंगे, लूट कर चले जाएंगे, मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन यहां पर मामला सारा उलट हो गया, राजा कौन बन गया, प्रद्युम्न चंद बन गया, प्रद्युम्न शाह बन गया। तो फिर अब यहां पर ये अपनी चाणक्य नीति शुरू करते हैं, कौन, हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी अपने तरीके से कहा जाता है कि जब यहां से कोई लेटर आता है तो ये इस लेटर को उलट तरीके से यहां पर पेश करता है, जब यहां से कुछ खबर भेजनी है प्रद्युम्न शाह की तरफ से यहां तो यहां से कुछ उलट भेज देता है, यानी कि लगातार इनके बीच जो है खाइयां यहां पर बढ़ती जाती है। और ये खाइयां दोस्तों आगे चलकर जब हम लोग जयकृत शाह को इसके बाद पढ़ेंगे तो वहां पर देखने को मिलेगी कि किस तरह से जयकृत शाह के खिलाफ लगातार षड्यंत्र किए जा रहे थे। अर्थात जयकृत शाह का टाइम पीरियड गढ़वाल में या पवार राजवंश में षड्यंत्र कालों का टाइम पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सिचुएशन बन जाती है दोस्तों यहां पर इस प्रकार से, यानी कि राजा ललित शाह की मृत्यु के पश्चात यहां पर किस प्रकार से स्थिति देखने को मिलती है। तो ये हमारे पास इस प्रकार से सिचुएशन। अब थोड़ा सा ललित शाह के बारे में एक और चीज हम लोग याद रखेंगे कि ललित शाह ने एक कार्य भी किया था या फिर इनसे जुड़ा हुआ एक किस्सा है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रश्न बन सकता है कि ललित शाह ने बद्रीनाथ की यात्रा कब की थी। एक इनकी यात्रा थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट रही, लगभग 1776 में उल्लेख मिलता है कि इन्होंने दोस्तों बद्रीनाथ की यात्रा की थी। और ये थोड़ा सा सोच